एक बार फिर से स्वागत है सभी का। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 के बारे में, द अर्थ आवर हैबिटेट के बारे में। ठीक है, पृथ्वी हमारा आवास, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये बुक पढ़ रहे हैं और हमारा पहला चैप्टर चल रहा है। ठीक है, तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और घर पे स्वस्थ होंगे। तो शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पे पहुँच चुके थे, तो सौर मंडल। अब सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सोलर सिस्टम क्या है, उसमें क्या क्या आ जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सारे ध्यान से सुनेंगे, लास्ट तक देखेंगे और उससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न उत्तर जो भी क्वेश्चन आंसर रहेंगे, भले इंग्लिश या हिंदी दोनों के लिए काफ़ी आसान रहेगा। बीच में से ही एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे सारे, आपको कहीं और से ढूंढने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो सभी ध्यान से सुनेंगे। तो सौरमंडल क्या है? सोलर सिस्टम में 8 ग्रह आते हैं। ठीक है, पहले 9 ग्रह होते थे, अब सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं। ठीक है, 8 प्लैनेट्स हैं, कुछ सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, तथा अन्य खगोलीय पिंड। तो जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो क्या क्या है सौरमंडल में? सूर्य खुद, सन आ गया, 8 प्लैनेट्स आ गए, 8 ग्रह आ गए, सैटेलाइट्स आ गए, उपग्रह आ गए, खगोलीय पिंड आ गए, सेलेस्टियल बॉडीज है ना। और क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड्स और उल्का पिंड मेट्रॉइड्स वगैरह, ये सारे सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का भी नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। तो सौरमंडल क्या है? सौरमंडल एक फैमिली है जिसमें सन है, जो सूर्य है, सबका हेड है और बाकी सारे सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं। ठीक है, तो इसे हम सौरमंडल कहते हैं। तो ये सौरमंडल की सीधी सी डेफिनेशन है। सौरमंडल क्या है, तो आपने बस इतना सा ही लिखना है। ठीक है, तो अब सौरमंडल में हम आगे चलेंगे। सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, सन के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। कहाँ? आपने देखा जैसे डायग्राम में सूर्य सेंटर में है, बाकी सारे प्लैनेट्स जो हैं सूर्य के इर्द गिर्द घूम रहे हैं गोल गोल। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा है, सूर्य बहुत बड़ा है। ये अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। ठीक है, गर्म गैसों से बना हुआ है ये। इसका खिंचाव बल, जो पुलिंग फोर्स है, इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। तो क्यों सभी ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द घूम रहे हैं चारों ओर? क्योंकि सूर्य के पास एक पुलिंग फोर्स है, खिंचाव बल है, जिसकी वजह से सारे ग्रह जो सूर्य के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो इस तरह से सूर्य बांधे रखता है इनको, किसकी वजह से? खिंचाव बल, पुलिंग फोर्स की वजह से। सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। तो सब सारी जो हीट है, लाइट है सौरमंडल में, ये सोलर सिस्टम में सारी कहाँ से आ रही है? सूर्य से आ रही है। ठीक है, सन से ही आ रही है। इसका सोर्स सन ही है। सारी हीट और लाइट का, ऊष्मा एवं प्रकाश का स्रोत सूर्य है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। ठीक है, सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना 150 मिलियन किलोमीटर। तो इतना दूर है हमारे से सूर्य। ठीक है, तो सोच सकते हैं कि 1 किलोमीटर कितना, तो मिलियन तो 10 लाख होता है ना। तो जहाँ आप करोड़ की बात करें तो 15 करोड़ किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर और कैसे 100 किलोमीटर, 1000 है ना। तो करोड़ों में दूरी है, तो बहुत दूर है। इसीलिए हमें वो बहुत ज़्यादा हीट धरती पे नहीं पहुंचती है, क्योंकि सूर्य तारा है एक और वो हमसे काफ़ी दूर है। ठीक है, ये हमने सूर्य के बारे में पढ़ा। तो अभी हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं आगे। तो ग्रह प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे सौरमंडल में, सोलर सिस्टम में कितने ग्रह हैं? 8। ठीक है, सिर्फ 8 प्लैनेट्स हैं, 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। इस तरह से आप इसके नाम इंग्लिश में भी देख सकते हो। ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, तो ये 8 ग्रह हैं। तो इनको सूर्य की दूरी के अनुसार सीरियल में रखा गया है। ठीक है, तो पहले मरकरी ही आता है, क्योंकि वो सबसे पास है, फिर वीनस आता है, फिर अर्थ आता है तीसरे नंबर पे, है ना। तो अब हमने याद कैसे रखना है कि सबसे पहला ग्रह कौन सा आ रहा है? तो ये निमोनिक है, इससे आप याद रख सकते हो। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, एम से मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। क्या है निमोनिक है? माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स।
तो सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है, सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं, ठीक है। तो ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। तो मतलब वो जो राउंड घूमते हैं ना, बिल्कुल गोल नहीं घूमते वो, है ना, थोड़ा एलोंगेटेड, दीर्घवृत्ताकार, एलोंगेटेड, थोड़ा ऐसे स्ट्रेच्ड वे में, जैसे गोल, जैसे अंडा गोल नहीं होता ना, पूरा ऐसे जैसा रहता है ना, तो उस वे में एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम रहे, सूर्य के इर्द गिर्द ये सारे ग्रह घूमते हैं। तो ये कक्षा कहलाते हैं। तो किसके जो रास्ता होता है इनका, जिस रास्ते पे ये घूम रहे होते हैं, सभी का अपना अपना कक्षा है, ऑर्बिट है, तो उस ऑर्बिट पे ही घूमते हैं ये, तो उसे कक्षा कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। मरकरी जो बुध है, बुध सूर्य से सबसे नज़दीक है, तो मरकरी सबसे क्लोज है सूर्य के, पहला आता है, ठीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में से केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। तो सबसे क्लोज कौन है? मरकरी है। तो आपने जो सोलर सिस्टम पीछे पढ़ा और जो डायग्राम भी देखी, सबसे उसमें दूरी लिखी गई है, कौन सा ग्रह कितने दूर है, कौन सा प्लैनेट कितनी दूर है सूर्य से। तो उस दूरी के आधार पर आप दूरी देख सकते हैं कितनी किलोमीटर है। तो अब शुक्र जो वीनस जिसको बोलते हैं, ये पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। अर्थ ट्विन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, अर्थ ट्विन, ठीक है। ट्विन क्या होता है? जुड़वा। तो वो क्यों जुड़वा माना जाता है शुक्र और पृथ्वी को एक दूसरे का? क्योंकि इनकी जो लगभग जो साइज वगैरह है ना, वो बिल्कुल पृथ्वी के समान ही है इन दोनों का, ठीक है। तो अब साइड में कुछ एक्टिविटी है, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे एक गर्ल साइड में दिख रही है आपको, क्या आप जानते हैं? रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। तो जो उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं, खगोल शास्त्री कहते हैं। तो खगोल शास्त्री, एस्ट्रोनॉमर्स स्पेस के बारे में पढ़ते हैं। तो खगोल शास्त्री, प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन है? आर्यभट्ट। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट, ठीक है। हम आपको ये याद रखना है कि हमारे प्राचीन भारत के, इंडिया के कौन थे एस्ट्रोनॉमर? खगोल शास्त्री आर्यभट्ट। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्य को खोजने में लगे हुए हैं। तो अभी सभी एस्ट्रोनॉमर्स जो वगैरह हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो स्पेस को खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सोलर सिस्टम, जहाँ गैलेक्सी, जहाँ और भी ऐसे ग्रह हैं जहाँ पे लाइफ होगी, जहाँ स्पेस तो बहुत बड़ा है ना। तो अभी सारे जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं ये बिज़ी हैं एक्सप्लोर करने में यूनिवर्स को, ठीक है। तो अभी आगे चलेंगे। तो हम ये नेक्स्ट पैरा, लास्ट पैरा जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी, सीरस तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। तो जैसे दूसरे ग्रह थे उनकी श्रेणी में ही प्लूटो को भी शामिल कर दिया गया। नहीं तो पहले हम कितने ग्रह मानते थे सोलर सिस्टम में? 9 ग्रह मानते थे। अब प्लूटो ग्रह नहीं है, उसको हमने एक बोना ग्रह का में की कैटेगरी में शामिल कर दिया है। तो ड्वार्फ प्लैनेट है वो। अब प्लूटो को ग्रह नहीं माना जाता, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने अपनी बैठक में ये निर्णय लिया था कि प्लूटो अब ग्रह नहीं रहेगा, ठीक है। अब हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ के बारे में, सभी ध्यान से सुनेंगे। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। तो जो पृथ्वी कितने नंबर पे आती है? मरकरी, वीनस, अर्थ, तो तीसरे नंबर पे आ रही है ना। तो अर्थ तीसरे नंबर पे आ रही है। सूर्य से दूरी की बात की जाए तो 5वां बड़े आकार, ठीक है। तो बाकी सारे ग्रह जो हैं एक दूसरे से कौन कितना बड़ा है इसका भी हमें पता है। तो धरती जो है 5वां सबसे बड़ा ग्रह है सोलर सिस्टम में, सिर्फ सोलर सिस्टम में लेके, ठीक है। सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं और 8 ग्रह में से धरती जो है, पृथ्वी जो है, वो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों की है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। भू आब जिसको इंग्लिश में जियोइड भी बोलते हैं, मैंने इधर लिखा हुआ है जियोइड। तो यहाँ पे ध्रुवों के जो पोल्स रहते हैं अर्थ के, तो एक अलग से भी मैं आपके लिए एक
वीडियो बना लूँगा मैप्स की, जिसमें मैं आपको अर्थ और सब बताऊँगा इंडिया के बारे में, ठीक है, स्टेट्स के बारे में भी, तो उसको आप देख पाएंगे। पर अब पोल्स क्या होते हैं, अर्थ के दोनों तरफ पोल्स होते हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। तो वहाँ पे तो उसे हम जियोइड कहते हैं। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। तो जीवन कहाँ पर है, सिर्फ पृथ्वी पर ही है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी ना ही ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। तो हवा और पानी है, उसके बगैर तो हम जी नहीं सकते। उसी के कारण तो धरती पर जीवन संभव है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। तो क्या रीज़न है कि अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट माना जाता है, एक अद्भुत ग्रह माना जाता है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, अवेलेबल है, हवा है, पानी है ना। तो ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडी है, तो जीवन संभव है यहाँ पे। तो इसीलिए यूनिक प्लैनेट कहा जाता है। तो ये आपका एक प्रश्न भी है। तो चौथा प्रश्न है जैसे उसका आंसर यही लिखना है आपको, ठीक है। तो साइड में एक फैक्ट दिया गया है, क्या आप जानते हैं? एक गर्ल दिख रही है आपको साइड में, वो पॉइंट किया है उसने हाथ से, ठीक है, आप भी पढ़ेंगे यहाँ पे। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो देखो सूर्य कितना दूर है धरती से, है ना। हमने पढ़ा कि सूर्य कितना दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर, है ना। तो फिर भी और अब हम ये भी देख रहे हैं कि लाइट होती है, जो रोशनी होती है, कितनी तेज़ी से चलती है ना। तो वो कितनी स्पीड से चलती है? 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है ना। 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में लाइट ट्रैवल करती है, चलती है, ठीक है। तो फिर भी धरती पर पहुंचने में लाइट को कितना टाइम लगता है? सूर्य की रोशनी को पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट, लगभग 8 मिनट, ठीक है। 8 मिनट के आसपास लगते हैं धरती तक पहुंचने के लिए सूर्य के प्रकाश को। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लास्ट पैरा है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। कैसे कलर की दिखती है? अगर हम स्पेस से धरती को देखें, ठीक है, तो हमें कैसी दिखाई पड़ती है? नीले कलर की दिखाई देती है, नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि इसके 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। तो इसका मैक्सिमम पार्ट जो है पानी से ही ढका हुआ है, 2/3, ठीक है, 2/3 वाटर ही है। तो इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो मैक्सिमम हमें पता है कि ऑलमोस्ट 70% वाटर ही है धरती पे, है ना। तो इसीलिए नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है धरती पर, ठीक है। अभी रोचक तथ्य आएगा चंद्रमा के बारे में, लेकिन सबसे पहले हम चंद्रमा को देखते हैं, चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चंद्रमा के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो अभी पढ़ेंगे हम। चलते हैं आगे। अब चंद्रमा, मून के बारे में पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, मून के बारे में, चंद्रमा के बारे में। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। कौन सा उपग्रह है, कौन सा सैटेलाइट है अर्थ का? चंद्रमा, ठीक है। मून है हमारा एक ही सैटेलाइट। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। तो व्यास क्या होता है? डायमीटर। जैसे सर्कल बनाते हो ना आप, तो रेडियस को 2 बार जोड़ दिया तो डायमीटर हो जाता है ना। तो एक सर्कल के बीच से सेंटर से लाइन खींचनी है, उसको डायमीटर बोलते हैं, उसको व्यास बोलते हैं, ठीक है, जो भी सर्कल होगा। तो उसका डायमीटर जो है पृथ्वी की केवल 1/4 का ही है, ठीक है। तो कितना है वो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धरती के 4 हिस्से उसके धरती के व्यास के करने हो तो उसके चौथे हिस्से में है, ठीक है। तो ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। तो दूसरे जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, है ना, तो उनसे ये ज़्यादा बड़ा हमें दिखाई देता है। हम धरती से देख पाते हैं चंद्रमा को, कितना बड़ा दिखाई देता है हमें, है ना। तो इतना बड़ा इसलिए दिखाई देता है, दूसरे ग्रह थोड़ी दिखाई देते हैं हमें इतने, और ना ही दिखाई देते हैं, है ना। तो टेलीस्कोप की मदद से ही दिखाई देते हैं। तो ये दिखाई इसलिए देता है क्योंकि ये धरती के बहुत पास है। और कितना पास है हम ये देखते हैं, ये हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। तो इतना लाखों किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी ये हमें धरती से दिखता है, ठीक है। तो अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। तो हम बता सकते हैं कि कितना दूर चंद्रमा है धरती से और कितने दूर मून है, सन है, ठीक है, सूर्य है। सूर्य और चंद्रमा कितनी दूर है धरती से, ये आपको पता है, 3,84,000 किलोमीटर, 400 किलोमीटर ये तो मून है, 15 करोड़ किलोमीटर तो सूर्य है। सूर्य बहुत दूर है,
ठीक है। तो साइड में एक रोचक तथ्य लिखा हुआ है, रोचक तथ्य, जहाँ पे एक पिक्चर दिख रही है आपको। तो क्या लिखा है यहाँ पे, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। तो कौन था जिसने सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर चांद की जो वो रहती है, ठीक है, धरती चांद के ऊपर जो स्पेस रहती है उसके ऊपर कब किसने पाँव सबसे पहले रखा था, नील आर्मस्ट्रांग ने। कब, 21 जुलाई 1969 को, 21 जुलाई 1969 को पैर रखा था इसने। तो अब यहाँ पे मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया था। तो भारतीय कौन गया था चंद्रमा पर, ये आपको ढूंढना है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो भारतीय कौन गया था चंद्रमा पर, राकेश शर्मा, ठीक है। राकेश शर्मा इंडिया के चंद्रमा पर गए थे। तो चंद्रमा पर गए थे वो, तो उनसे पूछा भी गया था कि चंद्रमा जो है कैसा दिखाई देता है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम, कि चंद्रमा धरती से कैसा दिखाई देता है। तो उन्होंने जवाब दिया था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, है ना। तो इस तरह से इंटरेस्टिंग सा एक फैक्ट है। अब चंद्रमा के बारे में आपने पढ़ लिया, तो आगे चलते हैं। चलिए हम साइड पे जो पिंक कलर में एक बॉक्स जैसा है इसको पढ़ेंगे। उपग्रह क्या होता है, उपग्रह जिसको हम सैटेलाइट बोलते हैं, ये खगोलीय पिंड है, एक सेलेस्टियल बॉडी है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो सैटेलाइट ग्रहों के प्लैनेट्स के अराउंड घूमते हैं, ठीक है, वो सूर्य के अराउंड नहीं घूमते, प्लैनेट्स के अराउंड घूमते हैं। तो मानव निर्मित उपग्रह जैसे मैंने अंडरलाइन किया है, तो ये ह्यूमन मेड सैटेलाइट कौन से होते हैं, जो हम खुद सैटेलाइट बना के ऊपर भेजते हैं स्पेस में। तो उससे हमें काफ़ी सारा डाटा और धरती के बारे में पता चलता है। जहाँ बड़े सारे सैटेलाइट हैं हमारे जो किसी कारणवश बनाए गए हैं, उसके बारे में हम नीचे देखेंगे। ये वैज्ञानिकों मानव निर्मित उपग्रह जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट होते हैं, ये वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार के माध्यम के लिए किया जाता है। तो किस तरह से कम्युनिकेशन को हेल्प करने के लिए हम सैटेलाइट जो है स्पेस में भेजते हैं। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। तो जो अर्थ की ऑर्बिट होती है उसमें इसको साथ में एस्टैब्लिश कर दिया जाता है, ताकि ये भी धरती के साथ साथ ही चलता रहे, है ना। तो ऑर्बिट, इसीलिए ऑर्बिट पे ही इसको स्थापित किया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एडुसेट इत्यादि हैं। तो एडुसेट जो पहला सैटेलाइट है जो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, पढ़ाई के संबंधित ही, है ना। इनसैट है, ये IRS है। तो ये सारे सैटेलाइट हैं जिनकी एग्जांपल है सैटेलाइट की, जो हमने इंसानों ने बनाए हैं और इंडिया के लोगों ने बनाए हैं और भेजे हैं, ठीक है, बाहर स्पेस में। तो किस तरह से रॉकेट का परीक्षण होता है ये आपको दिख रहा है, रॉकेट का प्रक्षेपण, ठीक है, लॉन्च किया जा रहा है रॉकेट को, और किस तरह से रॉकेट फिर से पृथ्वी पर गिर रहा है, और उपग्रह का कक्षा में प्रवेश, और ऊपर जाके जब ऑर्बिट में जो एस्टेब्लिश कर लेते हैं हम ग्रह को, तो फिर वो धरती के बारे में इंफॉर्मेशन देता रहता है, ठीक है, अपनी कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देता रहता है, जिस भी देश ने वो रॉकेट भेजा हो, वो उपग्रह भेजा हो रॉकेट में डाल के, ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं। चंद्रमा के बारे में वो पढ़ेंगे, राज में हाईलाइट किया है यहाँ पे हम। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग कितना दिन लगाता है, 27 दिन में पूरा करता है। तो लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। अपने अक्ष मतलब अपने खुद ही गोल गोल घूमता है अपनी जगह पे, तो उसके लिए भी 27 दिन ही ये लेता है, ठीक है। तो पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, हमें सिर्फ चंद्रमा का एक फेस दिखाई देता है, ठीक है। हम पूरा गोल गोल चंद्रमा को पूरे को नहीं देख सकते हैं धरती से, ठीक है। ये भी एक आपका प्रश्न है। तो क्या रीज़न है कि उसका चंद्रमा का सिर्फ हमें एक ही धरती से सिर्फ एक ही साइड से चंद्रमा दिखता है। तो ये इसका आंसर बनेगा यहाँ पे, ठीक है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। अब जो चंद्रमा की के ऊपर जो स्पेस है जो चंद्रमा के ऊपर, तो वो प्लेन नहीं है, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे मैदान है ना, तो कहीं पे गड्ढे भी हैं, कहीं पे बड़े बड़े पर्वत हैं। तो उनकी वजह से वो पर्वत की छाया पड़ती है। तो इसी वजह से हम चंद्रमा को जब देखते हैं तो हमें लगता है कि उसके ऊपर कितनी अलग अलग तरह के वो जैसे बनी हुई होती हैं ना आकृतियाँ टाइप। तो उसको वो किसकी वजह से बनी होती हैं, वो छाया की वजह से होती हैं, शैडो पड़ रही होती है माउंटेन्स जो उसके ऊपर होते हैं, ठीक है, या गड्ढे होते हैं, है ना, उनकी वजह से चंद्रमा के ऊपर काफ़ी अलग अलग से हम देख सकते हैं चंद्रमा को, और उसकी बिल्कुल क्लियर वाइट नहीं दिखता हमें, ठीक है। तो आगे चलते हैं। क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड क्या होते हैं।
यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो एस्ट्रॉइड्स भी जो हैं किसके बहुत सारे ये छोटे पिंड भी होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे प्लैनेट्स लगाते हैं चक्कर, ये भी चक्कर लगाते हैं सूर्य के इर्द गिर्द। तो इनको हम एस्ट्रॉइड कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ठीक है, तो मंगल और बृहस्पति जो है इनके बीच में ही ये घूम रहे हैं, बाकी सारे प्लैनेट्स के बीच में ये घूम नहीं रहे हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के कारण ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। तो जैसे दूसरे ग्रह बने हैं, किस तरह से आसमान स्पेस में विस्फोट वगैरह सोलर सिस्टम में जहाँ वहाँ रहे हैं, तो कुछ जो हिस्से थे प्लैनेट्स के, ग्रहों के, वो टूट के अलग हो गए हैं, तो उन्हीं को हम एस्ट्रॉयड कहते हैं। ठीक है, कुछ एस्ट्रॉयड छोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े बड़े आकार के भी होते हैं। ठीक है, तो अभी आगे हम मीटरॉयड के बारे में पढ़ेंगे, उल्कापिंड के बारे में। चलते हैं आगे। तो अब हम उल्कापिंड मीटरॉयड के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप थोड़ा अगर आप पॉज करके रुक के पढ़ना चाहते हो तो ऐसा भी कर सकते हो आप, लेकिन आपको पूरा लास्ट तक इसको देखना है। ठीक है, तो उल्कापिंड मीटरॉयड्स सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। मीटरॉयड्स किसको कहते हैं? पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। तो ये हमारी जो एटमॉस्फेयर इसमें प्रवेश करने से पहले ही जल जाते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हीट रहती है तो उसकी वजह से जल जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम पढ़ेंगे, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। तो ऐसी एग्जाम्पल भी हैं जहाँ पे उल्कापिंड या मीटरॉयड्स वगैरह गिरे हैं और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे पड़ जाते हैं, ऐसे तालाब के जैसा बन जाता है ना, तो वो गड्ढा हो जाता है, उसमें पानी भर जाता है। तो इस तरह से काफ़ी एग्जाम्पल हमारे इंडिया में भी हैं, एक एग्जाम्पल। ठीक है, क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? तो हम सेकंड पैरा पढ़ रहे हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। तो सफ़ेद पट्टी यानी जो जैसे आप देख रहे हो ना, इसमें पिक्चर में भी दिख रहा है आकाशगंगा, चित्र 1.6 आकाशगंगा। तो यहाँ पे लाइट बीच में दिख रही है, बाकी डार्कनेस है। तो यही बात हो रही है सफ़ेद चौड़ी सफ़ेद पट्टी। ठीक है, तो ये लाखों तारों का समूह है। ये क्या है, इतना ज़्यादा जो चमकीला है, इतनी ज़्यादा लाइट दिख रही है, ये लाखों तारों का एक समूह है। ये बहुत सारे स्टार्स हैं, उनकी एक ग्रुप है। ठीक है, ये पट्टी आकाशगंगा, मिल्की वे कहते हैं इसको। मिल्की वे इंग्लिश का वर्ड है। ठीक है, मिल्की वे कहते हैं इसको, आकाशगंगा कहते हैं इसको। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का ही एक भाग है। तो आकाशगंगा जो है सौरमंडल इसका ही एक हिस्सा है। तो सौरमंडल किससे छोटा हो गया? गैलेक्सी से छोटा होता है सौरमंडल, है ना। इस तरह से आकाशगंगा के बीच ही सौरमंडल आता है। और इस तरह से बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं अनगिनत स्पेस में, जिसकी हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का ही एक भाग है। ठीक है, पार्ट है आकाशगंगा का। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। तो एंशिएंट टाइम में जैसे एक रिवर नदी बह रही होती है ना, वैसे ही ये लाइट की एक नदी, ठीक है, प्रकाश की एक नदी कहा गया है इसे। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। ठीक है, आकाश में बहने वाली नदी गंगा। ठीक है, आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। तो क्या है आकाशगंगा? आपको आकाशगंगा के बारे में पूछा जाए तो आपने क्या बोला है? आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। तो ऐसी सारी आकाशगंगाएं, ऐसे सारे मिल्की वे को हम मिलाते हैं जब, तो उससे ब्रह्मांड बनता है, यानी यूनिवर्स। ठीक है, ब्रह्मांड यूनिवर्स को कहते हैं। तो इस तरह से यूनिवर्स बन जाता है बहुत सारी गैलेक्सीज को मिला के। एक हमारा सोलर सिस्टम के ऊपर से बड़ा आगे आकाशगंगाएं, मिल्की वे और बहुत सारे मिल्की वे को मिलाकर क्या बनता है? ब्रह्मांड। और इस तरह से हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे मिल्की वेज हो सकते हैं, जिसका हमें अभी पता नहीं है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है कि यूनिवर्स हमारा कितना बड़ा है, स्पेस में क्या क्या है, इसकी कल्पना, इसकी इमेजिनेशन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं।
इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो वैज्ञानिक जो भी साइंटिस्ट हैं वो अभी ढूंढने में लगे हैं कि क्या और भी ग्रह हैं, क्या और भी मिल्की वे हैं, गैलेक्सीज हैं। तो इस तरह से साइंटिस्ट काम पे लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं ढूंढने के लिए, लेकिन हमारे पास फिर भी इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है कि स्पेस कितना बड़ा है और कौन कौन सी चीज़ें, जंग प्लैनेट्स, गैलेक्सीज कितनी हैं स्पेस में, ठीक है। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो हम सभी जो इस यूनिवर्स है इसका पार्ट है, एक हिस्सा है इसका। तो कैसे हैं हिस्सा, अब एक सिंपल सी एग्जांपल है आपके आगे, तो मैं वो आपको पूरा दिखाता हूँ। तो ये पिक्चर आपको दिख रही है सामने, टिक लगाया मैंने, एक लड़की है ना। तो बी सबसे सेंटर में कौन आ रहा है, हम आ रहे हैं, मतलब मनुष्य आ रहे हैं। ये पिक्चर हम बी दिख रही है ना, हम इंसान आ रहे हैं सबसे सेंटर में, मतलब सबसे नीचे पायदान पे। फिर उसके ऊपर पृथ्वी, हम कहाँ रहते हैं, पृथ्वी पे। और पृथ्वी किस में आती है, सौरमंडल में, है ना। तो सूर्य की जो फैमिली है, सौरमंडल जिसको कहते हैं सोलर सिस्टम, तो पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है। तो सौरमंडल के बाद क्या आ गया, आकाशगंगा, मिल्की वे। क्या है आकाशगंगा, बहुत सारे करोड़ों तारों का समूह, ठीक है। तो आकाशगंगा के अंदर आ जाता है सौरमंडल, और सौरमंडल में पृथ्वी, ठीक है। और आकाशगंगा से भी बड़ा क्या है, ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड जो है, ये पूरा गोल जो दिख रहा है सारा क्या है, ब्रह्मांड है पूरा। तो इस तरह से ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर आकाशगंगा, और आकाशगंगा से छोटा सौरमंडल, सौरमंडल से नीचे आता है पृथ्वी। तो साइड पे जैसे लिखा हुआ है, आप ध्यान देंगे, क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं। आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है, तो कहाँ पर है हम इस चित्र में कहाँ पे हमारा स्थान होगा, तो हम मिल्की वे के अंदर रहते हैं। मिल्की वे में सौरमंडल है, सौरमंडल में पृथ्वी है। तो इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप कहाँ पर हैं, है ना। तो पूरा मैंने आपको डिटेल में बता भी दिया। तो अभी आगे चलते हैं। अभी आगे है अभ्यास के प्रश्न है ये, ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है आपका। तो कुछ क्वेश्चंस आपने पिछले जो थी वीडियो, आप उसको मैंने आपको बता दिया था उसमें, तो वो आपने कर लिए होंगे उम्मीद है। तो नहीं किए हैं तो उनको कर लीजिए। ग्रह और तारे में क्या अंतर है, तो प्लैनेट्स, ठीक है, और स्टार्स, इसमें क्या डिफरेंस है ये हमने पढ़ा, पहले वीडियो में पढ़ा। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, आज ही हमने सौरमंडल पढ़ा, ठीक है। सोलर सिस्टम क्या होता है, 8 ग्रह है, और क्या क्या आता है सोलर सिस्टम में, ठीक है। मीटरॉइड्स जहाँ वो, ठीक है, क्षुद्र ग्रह वगैरह सब, ठीक है, वो सौरमंडल में आते हैं। तो आपने सौरमंडल का बारे में मैंने बताया भी था कि ये आंसर होगा, एक क्वेश्चन आएगा आगे। तो तीसरा प्रश्न है, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। तो सभी ग्रहों के नाम किस तरह से लिखने हैं, एक निमोनिक भी आपको बताया था, ठीक है। तो वो सूर्य की दूरी के अनुसार ही हैं। पहला नाम जैसे हम लेते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, से दूरी के अनुसार ही इनके नाम लिए जाते हैं, ठीक है। तो उस तरह से आपने दूरी भी लिख लीजिए बेशक इसके आंसर्स में, ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर भी मैंने आपको 7 साल में बताया था कि ये प्रश्न आगे आएगा। तो क्यों अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट कहा जाता है, क्यों पृथ्वी को एक यूनिक प्लैनेट कहा जाता है, अद्भुत ग्रह, क्योंकि, है ना, यहाँ पर ही लाइफ, जीवन संभव है। और डिटेल में दिया गया है पीछे बुक में, आप वही आंसर लिखना है, आपको कहीं और से लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आपकी बुक में ही आंसर है इसका। 5वां प्रश्न है, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं। तो ये भी आपको प्रश्न, मैंने इसका प्रश्न का भी उत्तर मैंने बताया है बीच में, ठीक है, चैप्टर के में, आप फिर से एक बार देख लीजिए वीडियो को। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड क्या है, ठीक है, यूनिवर्स क्या है। तो यूनिवर्स क्या है, तो यूनिवर्स में किस तरह से गैलेक्सीज आती हैं, सोलर सिस्टम आता है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स आते हैं, ब्रह्मांड क्या है उसके बारे में आपको बताना है। तो ये सीधे सीधे आंसर आपकी बुक में से निकलता है, ठीक है। आगे चलते हैं। सही उत्तर चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पे सही कौन सा है, मैंने टिक लगाया भी है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो ये हमने पढ़ा था, जुड़वा ग्रह मतलब ट्विन होता है ना, 2 बच्चे जैसे होते हैं उनको ट्विन्स बोलते हैं ना, ऐसे ही अर्थ का जुड़वा ग्रह किसको कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। तो शुक्र जो है, अर्थ ट्विन कहते हैं शुक्र को। तो ये थर्ड आंसर है, शुक्र, वीनस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। दूसरा है, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो तीसरा कौन सा आता है, मरकरी, वीनस, अर्थ। तो तीसरा है अर्थ।
तो अर्थ कितनी दूर है सूर्य से, ये भी आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ा भी है, ठीक है, इसको भी लर्न करना है आपने। तो इसका आंसर है पृथ्वी, अर्थ। अब इसमें ट्री कौन सा है थर्ड में, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। तो कौन सा कैसा पथ होता है, वृत्तीय पथ होता है, आयताकार पथ होता है, जहाँ दीर्घवृत्ताकार, ठीक है, एलोंगेटेड। तो कौन सा होता है, दीर्घवृत्ताकार, ठीक है, एलोंगेटेड पाथ होता है, जिस पर सूर्य के सारे इर्द गिर्द सारे ग्रह जो हैं वो चक्कर लगाते हैं, गोल गोल घूमते हैं, है ना। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है। तो हमें पता है पोल स्टार क्या दिखाता है हमें, और सप्तऋषि की मदद से हम पोल स्टार को देख सकते हैं, है ना। तो कौन सी दिशा दिखती है हमें, नॉर्थ डायरेक्शन, है ना, उत्तर दिशा। तो इसका आंसर ख है। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह कौन कौन से ग्रह के बीच पाए जाते हैं, जो बाकी सारे आपको पता है सारे प्लैनेट्स सन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं ना। तो इस तरह से मरकरी, वीनस, मार्स सभी घूम रहे हैं। तो मार्स के बाद कौन कौन सा प्लैनेट आता है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, है ना। मार्स और ये जुपिटर के बीच कुछ इनकी कक्षाओं के बीच, यानी मार्स और जुपिटर अपनी रास्ते घूमते हैं सूर्य के इर्द गिर्द, उसको ऑर्बिट कहते हैं। तो जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये किसके बीच घूमते हैं, मंगल एवं बृहस्पति। इसका आंसर है ख, ठीक है। आगे चलते हैं, खाली स्थान भरें, आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी भरनी है। तो डैश का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे डैश कहते हैं। तो तारों का एक समूह होता है जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है, ठीक है, उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो आगे चलते हैं, तारों की बहुत बड़ी प्रणाली को डैश कहा जाता है। तो तारे, बहुत सारे तारों को एक साथ क्या कहा जाता है, मिल्की वे, यानी गैलेक्सी, मिल्की वे, आकाशगंगा कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, डैश पृथ्वी के सबसे करीब है। कौन है पृथ्वी के सबसे करीब, चंद्रमा है ना। तो हमें दिखाई भी देता है पृथ्वी से। डैश सूर्य के तीसरे सबसे नज़दीक ग्रह है, ये आपने पहले भी पढ़ा, पृथ्वी सूर्य के तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है। अगला है, ग्रहों के पास अपनी डैश तथा डैश नहीं होती है। तो ग्रह कहाँ से अपनी हीट एंड लाइट लेते हैं, हीट ऊष्मा, ठीक है, प्रकाश लाइट। तो हीट एंड लाइट कहाँ से लेते हैं, अपनी उनके पास नहीं होती, सूर्य से लेते हैं ना वो, ठीक है। तो ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है। भी आगे चलते हैं, तो नीचे आओ कुछ करें, ये आपको करना है, सौरमंडल का एक चार्ट तैयार करना है ना। जो भी एक्टिविटीज़ में दी गई है आपको करनी है। छुट्टियों में एक तारामंडल को जाकर देखें तथा वहाँ के अपने अनुभव को कक्षा में बताएं। तीसरा है, पृथ्वी एवं सौरमंडल पर एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन करें। तो ये भी करेंगे, लेकिन जो भी आपको प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उनके आपको आंसर्स लिखने हैं। जो भी चैप्टर के बीच में से प्रश्न निकलते हैं या जिनको आपको नोट करना है कि कौन, जैसे चंद्रमा पर पहले गया था, चंद्रमा की सतह पर पाँव किसने रखा था, जहाँ इंडिया में से कौन था जो चंद्रमा पे गया था, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चंस जो हैं अपने नोटबुक में लिखने हैं, लर्न भी करने हैं, आपकी नोटबुक चेक भी की जाएगी, आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अभी मिलेंगे अगले चैप्टर में। ये आपका एक चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है। जिसने पहला पार्ट नहीं देखा वो पहला पार्ट भी देख लें, दूसरा पार्ट भी देख लें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।